नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर ओ जीएस मॉक टेस्ट 70, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आर ओ की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आर ओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए आप लोग। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, एक जगह नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैंने देखा बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता है। उस कंडीशन में आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो वीडियो की स्पीड है उसको स्लो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मेरी स्पीड तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ना यूट्यूब पे। आप चाहे तो वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए मत परेशान होया करिए, बस स्क्रीनशॉट इसलिए लिया करिए क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, और अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। तो चलिए पहले प्रश्न को अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न आपको सुमेलित करने को दिया है, मैच करने को। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ उत्खनन है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको आलमगीरपुर दिया गया है। तो आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्खननकर्ता कौन है आलमगीरपुर के? तो आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त हैं। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ आपका बी ऑप्शन में दिया है और डी ऑप्शन में दिया है। दूसरा हम देखते हैं बनवाली की अगर हम बात करें तो बनवाली के जो उत्खननकर्ता है वो कौन है? वो बिस्ट है। ठीक है, तो ये आपके आर.एस. बिस्ट हो गया। यहाँ पर बी, यहाँ पर भी 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है। लोथल की बात अगर हम करें तो लोथल में कौन होगा? राव होंगे। ठीक है, सी का सेकंड यहाँ पर आपको दिया है। और मांडा की बात करेंगे तो मांडा जोशी। ठीक है, तो डी का फर्स्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जब हम आलमगीरपुर की बात करते हैं क्लास, तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, किस जिले में है? यूपी की बात है इसीलिए हम जिला देख लेते हैं, मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में। और अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे ये स्थित है, तो हिंडन नदी के। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले जब हम आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये आपका यूपी में है, मेरठ में है, ये यू है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। बनावली की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, लोथल की बात अगर हम आपसे करें तो लोथल कहाँ पर है बताइए? गुजरात में। और मांडा की अगर हम बात करेंगे तो मांडा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। प्लेसेस आपको पता होना चाहिए तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास हम देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी हड़प्पन साइट्स हैं। क्लास ध्यान से सुनिएगा, ये पहले भी मैंने आपको बताया है जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे थे
तो मैंने आपको बताया था कि यूपी की साइट्स को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब यूपी ओरिएंटेड प्रश्न जब पेपर में बन रहा है तो हिस्ट्री में भी बन सकता है और बना है भी। ठीक है, एक पीवाईक्यू में पूछा भी गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बारगांव याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में हड़प्पन साइट है। हुलास, ठीक है। देखिए मांडी, अब ये याद रखिएगा जब मांडी है तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा। और जब मांडा की बात करेंगे तो वो कहां पर है? वो जम्मू एंड कश्मीर में है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में इसी तरीके से ऑप्शन सेट कर देगा और ज्यादातर बच्चे गलत करके चले आएंगे। सनौली की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। सोती की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो आलमगीरपुर, बारगांव, हुलास, मांडी, सनौली और सूती आर दी साइट्स ऑफ इंडस वैली इन उत्तर प्रदेश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स दिए गए हैं और उनके सामने रिवर दी गई है। पेपर में प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है, जैसे आप सभी को पता है जो मांडा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन पेपर में प्रश्न पूछ लेगा किस नदी के किनारे ये स्थित है, तो आप याद रखेंगे चेनाब नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, अभी मैंने आलमगीरपुर के बारे में आपको बताया। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जब हम कोटदीजी की बात करेंगे तो ये इंडस, ठीक है। बनावली की बात करेंगे तो घग्गर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, एक बार आप लोग आराम से, तब मैं स्लाइड को चेंज करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके के प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए मांडा आपको इधर दिख रहा है इधर मांडा, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। अभी हमने लोथल के बारे में डिस्कस किया था, देखिए गुजरात में ये लोथल आपको दिख रहा होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में घोषित किया है, किस इंस्क्रिप्शन में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर आपका है भ्राभु लघु शिलालेख। ठीक है, भ्राभु शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। और इसी अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, संघ व धर्म के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट की है। तो अगर पेपर में कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि किस अभिलेख में, किस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, संघ व धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा? भ्राभु लघु शिलालेख। और ये कहाँ पे स्थित है? कहाँ पर ये आपका स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जयपुर जिले में। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसी शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट भी घोषित किया है। चलिए तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे वंश दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। पाल वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश और परमार वंश। और आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। और वो कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? चौहान वंश। ठीक है, बी। चौहान वंश के सामने अनंगपाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव था। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर बी आपका गलत था, क्योंकि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम देखते हैं, ये इसी प्रश्न से रिलेटेड है। थोड़ी सी जानकारी देने के लिए मैंने इस प्रश्न को इंक्लूड किया है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका शहर की स्थापना की थी, जिसको कि हम दिल्ली कहते हैं? ठीक है, दिल्लिका शहर की स्थापना की थी, दिल्ली की स्थापना की थी। अगर राजपूत वंश की बात कर रहे हैं तो किसने की थी? तो आप याद रखिएगा किसने की थी? ये आपके तोमर राजवंश के शासक ने की थी, जिनका की नाम क्या था? अनंगपाल द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा अनंगपाल द्वितीय जो था, उन्होंने तोमर राजवंश से थे और उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। यहां पर मैं लिख देती हूं, अनंगपाल द्वितीय।
अगर इस प्रश्न को आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखिए चौहान डायनेस्टी के सामने अनकपाल लिखा था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा चौहान जो अनकपाल द्वितीय थे वो किस राजवंश से रिलेटेड थे, वो आपके तोमर राजवंश से रिलेटेड थे। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अनकपाल द्वितीय, जिसे अनकपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश के थे। अनकपाल द्वितीय ढिल्लिकापुरी के संस्थापक थे जो अंततः दिल्ली बन गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर विभाग दिए गए हैं और निर्माता दिया गया है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट और फाउंडर दिया गया है। दीवाने आरिज, दीवाने आरिज की अगर हम बात करें तो दीवाने आरिज के फाउंडर कौन थे, बलबन थे, एकदम सही है, ठीक है। दीवाने रियासत की अगर हम बात करें, दीवाने रियासत के फाउंडर कौन थे, दीवाने रियासत के अलाउद्दीन खिलजी। दारुल सफा की हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, एकदम सही है। वकील सुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है फिरोज शाह तुगलक, ये आपका गलत ऑप्शन है, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। वकील सुल्तान भारत के इतिहास में सल्तनत काल में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय द्वारा। तो यहाँ पर बी आपका जो है वो आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, दारुल साफा की अगर हम बात करें तो ये हॉस्पिटल था, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। दीवाने रियासत की बात करें तो ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड था, मंत्री पद था ये, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम दीवाने आरिज की बात करें तो दीवाने आरिज जो था वो क्या था, वो सैन्य विभाग से का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये आर्मी से रिलेटेड था, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जब हम वकील सुल्तान की बात करेंगे तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड था, ये एक मंत्री पद था और ये भी आपकी सैन्य व्यवस्था और कार्य शासन व्यवस्था देखता था। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। फिफ्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर की बात की गई है और बोला गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो आपकी एंड हुई थी किस ट्रिटी के द्वारा, कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, मद्रास, ट्रिटी ऑफ मद्रास, ट्रिटी ऑफ मद्रास। जो ट्रिटी ऑफ मद्रास है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के समय साइन हुई थी, ठीक है। अगर हम मैंगलोर की बात करते हैं, मैसूर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रिटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी, और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था उसके बाद श्रीरंगपट्टनम ट्रिटी साइन हुई थी। तो ये कुछ इस तरीके से, ये भी याद रखिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और आपको पता है ये किसके किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडियन कंपनी और हैदर अली था उस समय, ठीक है। यहाँ पे ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जब टीपू सुल्तान था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपको पता है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ईस्ट इंडियन कंपनी जीत जाती है और वो मैसूर को सब्जुकेट कर लेती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ईयर भी एक बार आप लोग ध्यान में दे लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न, मराठा प्रशासन में उपरिस क्या है, ठीक है। उपरिस की अगर हम बात करें तो उपरिस जो है वो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में इसका मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ टैक्स शेयर क्रॉपर इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रकार का कर, भू राजस्व व्यवस्था में बटाईदार, नगर प्रशासन का प्रमुख, ग्राम प्रशासन का प्रमुख। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भू राजस्व व्यवस्था में बटाईदार, ठीक है। देखिए क्लास, जब भी हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर मैं LR लिख देती हूँ ताकि आप लोग का समय बचे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब भू राजस्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था जो कृषि भूमि पे थी वो दो तरीके की थी, एक मिरास, एक आपका था मिरासदार, ठीक है, और दूसरा आपका था उपरिस। अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सीधे हम लोग देख लेते हैं। देखिए मराठा प्रशासन में अगर हम भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की बात करें तो उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता था, एक आपका था मिरासदार और दूसरा था उपरिस,
ठीक है। जो मिरासदार था यहाँ पर जिनके पास जो लैंड को होल्ड करते थे वो उसके ओनर हुआ करते थे, परमानेंट ओनर हुआ करते थे। मतलब जैसे आपके फोर फादर का घर, फिर आपके पापा का घर, फिर आपका घर, आपके बच्चों का घर, मतलब आपको पता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती जाएगी। समझ रहे, एक वंश से दूसरे वंश में ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होती जाएगी। तो मिरासदार की जब हम बात करते थे तो ये जो होते थे वो मेनली आपके जो जंगल थे उनको काट के इन्होंने जंगल को एग्रीकल्चर लैंड को में कन्वर्ट किया था। और जब इन्होंने जंगल को काट कर कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया था तो ये इसके मालिक होते थे, कोई इनसे इनकी जमीन वापस नहीं ले सकता था। मतलब ये स्थायी भूस्वामी होते थे, ठीक है, परमानेंट इनके पास इनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, कोई इनसे इनकी प्रॉपर्टी ले नहीं सकता था। एक वंश से दूसरे वंश इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, उनको क्या कहते थे, मिरासदार कहते थे। जो उपरिस होते थे ना, ये चीज याद रखिएगा, उपरिस में क्या होता था कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी इनसे ली जा सकती थी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर इनको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता था। मिरासदार में इनको बेदखल नहीं किया जाता था, ये परमानेंट ओनर होते थे उस लैंड के, यहाँ पर इनको बेदखल किया जा सकता था। बस इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये पेशवा के अधिकारियों की अनुमति से और उनकी देखरेख में कृषि करते थे, ये चीज आपको याद रखना है, इनको बेदखल किया जा सकता था। चलिए, यहाँ पर बहुत अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएगा तब पूछेगा 2/5 भाग, जहां पे नगद, तो इतना पेपर में डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा उपरिस मतलब क्या होता था, इतना डीप प्रश्न नहीं बनेगा। 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ईयर दिया गया है और आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे अमीनी समिति की बात की गई है, निकोलसन समिति की बात की गई है, दत्ता समिति की बात की गई है और लिंथगो समिति की बात की गई है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो आपका है डी वाला। क्यों? क्योंकि एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पर 1928 में लिंथगो आयोग का गठन हुआ था, ना कि 1927 में, ठीक है। और इस आयोग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पता है क्या है, इसने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एस्टैब्लिशमेंट किया था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना लिंथगो आयोग के रिकमेंडेशन पे ही हुई थी 1929 में। तो डी यहाँ पर गलत था, क्यों? 27 की जगह 1928 होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1928 और इस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई। और सब ऑप्शन जो आपको दिए थे वो एकदम सही है। 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर विद्रोह दिया गया है और प्रमुख नेता दिया गया है। सबसे पहला विद्रोह पागलपंथी विद्रोह दिया है, फिर कूका आंदोलन दिया है, फिर फरेजी आंदोलन दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं। जब हम पागलपंथी विद्रोह की बात करते हैं तो पागलपंथी विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो जानते कौन थे? टीपू थे। याद रखिएगा, टीपू थे। इनका पूरा नाम टीपू मीर था, कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन अगर आप टीपू भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। पागलपंथी विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो टीपू थे और ये आपका बंगाल क्षेत्र में ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था। कूका आंदोलन की अगर हम बात करें तो कूका आंदोलन आपका, इसके प्रमुख, अगर हम प्रमुख की बात करें तो कौन है? यहाँ पे भगत जवाहर मल जो लिखा है वो सही है, ठीक है। कूका आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे भगत जवाहर मल। फरेजी आंदोलन की अगर हम बात करें, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे दादू मीर। कौन थे? दादू मीर। दादू मीर, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट गलत दिया गया है, थर्ड गलत दिया गया है और इसमें से पूछा है कौन कौन से कथन सुमेलित हैं। तो यहाँ पर खाली एक कथन जो है वो सुमेलित है, वो है कूका आंदोलन, जिसके सामने आपका लिखा है भगत जवाहर मल। तो ओनली वन, तो ए आपका सही हो जाएगा। देखिए क्लास, जो कूका आंदोलन है ना वो एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। ये एक धार्मिक आंदोलन था और इसका उद्देश्य सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी और जो अंधविश्वास थे उनको दूर करना था। परंतु बाद में ये जो धार्मिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है और जिसका मेन एम क्या हो जाता है? अंग्रेजों को बाहर निकालना।
ये चीज आप याद रखिएगा। तो कभी अगर पेपर में आपसे बहुत पूछे तो आप याद रखिएगा, कूका आंदोलन के बारे में मैम ने बताया था, भगत जवाहर मल इससे रिलेटेड है। मैम ने कहा था कि जो कूका आंदोलन था वो एक धार्मिक आंदोलन था जो आगे चलकर एक पॉलिटिकल राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट होता है। पहले जब ये धार्मिक आंदोलन था, इसका मेन पर्पस क्या था, जो भी सिख धर्म में जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास है, उनको खत्म करना। लेकिन बाद में इनका एम क्या हो गया, इनका एम था अंग्रेजों को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अब 9th प्रश्न को देखिए। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे आपके रेचल कार्सन। यहाँ पे सीधे प्रश्न पूछा है, जो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है 1962 में जो पब्लिश हुई, उसके राइटर कौन थे? तो वो रेचल कार्सन थे। सी आपका सही उत्तर है। ये हमने घटना चक्र वाले इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में ये प्रश्न को डिस्कस किया है। जो भी घटना चक्र इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का देख रहा है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, उसमें हमने ये प्रश्न डिस्कस किया था। आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया था, उस क्लास में भी बताया था, ऑथर रेचल कार्सन है साइलेंट स्प्रिंग के। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, पेस्टिसाइड, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1962 में ये पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां। निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को बोला है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रियो अर्थ समिट दिया है, फिर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट दिया है, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है, लिमिट टू ग्रोथ दिया है। अब क्लास ये भी एक प्रश्न घटना चक्र का ही है, घटना चक्र ने ये पूछा गया प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, और ये हाल ही में किसी एग्जाम में यूपीपीसीएस के पूछा गया, शायद 2020 में। तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। हमने इस प्रश्न को भी घटना चक्र वाली सीरीज में डिस्कस किया है। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है। तो यहाँ पर देखिए, लिमिट टू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लिमिट टू ग्रोथ की रिपोर्ट आपकी कब पब्लिश हुई थी? 1972 में, याद रखिएगा 1972 में। और इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? जो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की और पॉपुलेशन की, वहां पे हमको एक चीज याद रखना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अब लिमिटेड हैं। ठीक है, तो दिस रिपोर्ट वाज ऑन द एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ विद अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर 1972 में ये पेश की गई थी। फिर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको उस सीरीज में बहुत बताया है कि 1987 में आपका आया ये रिपोर्ट, और इसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ये चीज मैंने आपको बताई है उस क्लास में भी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब आया था? 1987 में आया था। ठीक है, साइन किया गया था, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कब से आया, बिगिन कब से हुआ? 1989 में। तो ये याद रखिएगा, साइन कब हुआ? 1987 में, एंड इट कम इनटू द फोर्स, या फिर कब से ये आपका बिगिन हुआ? तो 1989 में। और जब हम बात करते हैं रियो अर्थ समिट की तो 1992। अब इसको अरेंज करिए, और रियो अर्थ समिट में ही आपका एजेंडा 21 आया था। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। एजेंडा 21 कब पेश किया गया था? जो रियो समिट हुई थी 1992 में, रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील में, उसमें एजेंडा 21 के बारे में बात की गई थी। तो अब इसको अरेंज करिए, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 4 2 3 1, बी जो है वो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए, भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन के बारे में किस 5 ईयर प्लान में बोला गया? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। जो 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से 1990 तक, उसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 7th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जवाहर रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब नाबार्ड की बात होगी तो कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि नाबार्ड
किस पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश किया गया था? तो मैंने कहा था इसको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6, तो 6 पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई है। 12th प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कैलोरीमिति सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? कैलोरीमेट्री थ्योरी, द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात अगर हम कर रहे हैं तो किस सिद्धांत पर आपका बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, समताप के सिद्धांत पर, न्यूटन के शीतलन नियम पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो आपका होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। कैलोरीमेट्री थ्योरी की अगर हम बात करें, मिति सिद्धांत की बात करें, तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर दो बॉडी को हम सटा कर रखें, ठीक है, जैसे ये हॉट है, ये कूल है, ये कोल्ड है, ठीक है, या कूल है, आप कूल बॉडी है, ठीक है, ठंडी है, ये गर्म है, तो अगर इनको हम एक दूसरे से सटाएंगे तो एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ पर? हॉट से कोल्ड की तरफ, इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब अलग अलग तापमान के दो निकायों को एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क में रखा जाता है, तब जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, जो तापमान, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसका ट्रांसफर होता है कहाँ से कहाँ पर? जो उच्च तापमान वाली बॉडी होती है, जो उच्च तापमान वाला निकाय होता है, उससे कम तापमान वाले निकाय में, ठीक है। तो हॉट टू कोल्ड, ये याद रखिएगा, हॉट टू कोल्ड, एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी का, वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म निकाय वाली जो बॉडी है, जो हॉट बॉडी है, उसने जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी लॉस की है, माइनस किया है, उतनी हीट एनर्जी इस कोल्ड बॉडी ने गेन किया है। समझ में आ गया? तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, जितनी एनर्जी हॉट बॉडी ने माइनस की है, ठीक है, त्यागी है, उतनी ही एनर्जी कोल्ड बॉडी ने प्राप्त की है, ठीक है, गेन की है। इसी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करके वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है? तो ये किस गैस का यूज होता है? हाइड्रोजन का यूज होता है, ठीक है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अच्छा, अगर पेपर में कभी आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, तो हेनरी कैडविजन की बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग एक जगह इसको नोट कर लीजिए। हेनरी कैवेंडिश की का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की खोज वैज्ञानिक कौन है? हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है, WBC से। श्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे अधिक भाग किसका होता है? तो सबसे ज्यादा भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स के द्वारा होता है, C। 14 का C आपका सही उत्तर है। जब हम WBC की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो 60 to 70% WBC का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात की जा रही। व्हाइट ब्लड सेल में सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल की होती है, या कुल WBC की 60 से 70% तक होती है, या रोगाणुओं का भक्षण करती है। अब इसके पहले वाले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था 68th टेस्ट में, ठीक है, जो 68th मॉक टेस्ट था उसमें हमने WBC और RBC के बीच में डिफरेंस देखा था। क्लास पेपर में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाकर जरूर देखिए, स्पीड को बढ़ा के देखिए, लेकिन देखिए। अब यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब भी हम RBC की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर रेड दिया गया है, ठीक है, मतलब ये लाल कलर की होती हैं। तो इसमें जो रेड जो है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होता है।
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज हैं वो रेड अपीयर होती हैं। पहली चीज। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो ये वाइट है, तो मेनली जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये आपके कॉन्केव डिस्क शेप की होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, जब हम श्वेत रक्त सेल की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करेंगे, तो इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, ये इररेगुलर शेप की होती हैं। कोई भी देखिए एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, इररेगुलर शेप की होती है। लाइफ स्पैन की बात करेंगे, कितने समय के लिए आपकी आरबीसीज होती है, तो 120 दिन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 12 से 20 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? ये लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्ट्रॉय होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया आरबीसी का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिसके वजह से ये रेड अपीयर होती है। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इनका मेन रोल क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी गैस है, जो ऑक्सीजन है, उसको बॉडी में उसका सप्लाई करना। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ जो ह्यूमन बॉडी है उसमें उसका सप्लाई करना। लेकिन जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप करता है, ताकि हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है लड़ सके। तो आप याद रख सकते हैं कि ये आपको एंटीबॉडीज जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा इम्यून रहती है, डिजीज के अगेंस्ट सॉरी क्लास लड़ सकती है। ठीक है, फिर जब हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे तो ये रेड बोन मैरो में आपके प्रोड्यूस होती है। डब्ल्यूबीसी जो है वो आपके मैरो में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, रेड बोन में, सब में प्रोड्यूस होते हैं। याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे हम आरबीसी सेल को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये देख लीजिएगा, पेपर में एक बार प्रश्न बना था, एक्सचेंज कर दिया था, डब्ल्यूबीसी के सामने आपका एरिथ्रोसाइट लिख दिया था और आरबीसी के साइड आपका ल्यूकोसाइट लिख दिया था। तो आप याद रखेंगे, जब भी हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड आरबीसीज आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और अगर आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो आपको एनीमिया होगा, रक्त की कमी होगी। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी कम होगा तो डब्ल्यूबीसी कम होने की वजह से क्या होगा? ल्यूकोपेनिया होगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए 15 प्रश्न को हम देखते हैं। 15 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात की गई है, निमोनिया दिया गया है, हाई ब्लड प्रेशर दिया गया, इन्फ्लुएंजा दिया गया, टाइफॉइड दिया गया। तो सबसे पहले तो यही दिख रहा है क्लास, और बीमारियों को तो मैं देख ही नहीं रही हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप किसी को छुएंगे तो दूसरे का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर हो गया। बी आपका जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता के कारण इस ग्रंथि का फूल जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सोफेथैल्मिक गोइटर। ठीक है, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अतिश्राव होता है ना, एक्सो ज्यादा श्राव होता है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी फूल जाती है। सेवनटीन प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। साइटोलॉजी की बात की गई है, साइटोलॉजी में कोशिकाओं के अध्ययन की बात की गई है, स्टडी ऑफ सेल की बात की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइकोलॉजी की बात की गई है, शैवाल के अध्ययन की, स्टडी ऑफ एल्गी की, जो कि सही है। माइक्रोलॉजी की बात की गई है, माइक्रोलॉजी में स्टडी ऑफ फंगी, कवकों की के अध्ययन की बात की गई है, सही है। पैथोलॉजी में लिखा है मृदा संबंधी अध्ययन, तो मृदा संबंधी अध्ययन जो है वो आपका पैथोलॉजी में नहीं होता है। आप पैथोलॉजी में क्या चेक कराने जाते हो कि कोई रोग तो नहीं है आपको? लोग कहते हैं ना पैथ लैब जाओ, पैथ लैब में टेस्टिंग कराओ, ब्लड टेस्ट करा के आओ। तो वहां पर क्या किया जाता है? रोग की टेस्टिंग की जाती है ना, ब्लड टेस्ट करा के आते हो पैथ लैब में, पैथोलॉजी में, ना कि सॉइल स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर आपका
क्या सही हो गया? डी सही हो गया। क्यों? क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था। अच्छा, अगर हम पूछे आपसे कि मृदा संबंधी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो पीडोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा, पीडोलॉजी कहा जाता है हमसे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वां प्रश्न। यहाँ पे दर्रा दिया गया है और वो कहाँ पर स्थित है वो दिया गया है। सेनकोट्टा बोला गया है, थांगला बोला गया है, अंबा घाट बोला गया है, तुजू दर्रा बोला गया है। तो एक एक को देखते हैं। सेनकोट्टा दर्रा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये केरल में है, ठीक है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड दो जगह दिया गया है, यहाँ और यहाँ। देखिए बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट भी आप लगा लो, आपको आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो ऑप्शन से चीटिंग कर लो। बी में 1 होगा क्योंकि इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक है। तो थांगला दर्रा की अगर हम बात करें तो थांगला दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए फिर अंबा घाट की अगर हम बात करें, अंबा घाट जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, सी का थर्ड हो गया। और फिर तुजू दर्रा की बात करें तो वो मणिपुर में है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, सेनकोट्टा दर्रा केरल राज्य में इलायची पहाड़ी पर स्थित है, जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो हो सकता है पेपर में इस तरीके से भी प्रश्न बन जाए कि कौन सा दर्रा जो है तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, तो सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। फिर थांगला दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो वो उत्तराखंड राज्य में है, कुमायूं श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अंबा घाट की बात करेंगे तो बताया मैंने आपको ये महाराष्ट्र में है। और फिर तुजू दर्रा मणिपुर में है और इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। चलिए इतना नहीं पूछेगा। 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, एक तरफ झील दी गई है और दूसरी तरफ लोकेशन दिया गया है। तो सबसे पहला आपको दिया गया पाला झील। पाला झील जो है वो कहाँ पर है? पाला टीपो भी कहीं कहीं लिखा रहता है ये, तो पाला झील जो है या पाला टीपो अगर कहीं लिखा हो तो वो कहाँ पर है आपका? वो मिजोरम में है। तो यहाँ पर ए का आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 जगह दिया गया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब बी देखते हैं। चपनाला की अगर हम बात करें, जो चपनाला है वो असम में है, बी का थर्ड यहाँ पर है। तो आपका ए ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन हम और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं आंचार झील की, ठीक है, कहीं अंचार दिया रहता है, कहीं आंचार दिया रहता है, तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो सी का फर्स्ट हो गया। और कोलेरू तो आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश, ये तो सबसे आसान है, पेपर में कई बार पूछा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का आपका ए सही उत्तर है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ वन दिया गया है, दूसरी तरफ वृक्ष दिए गए हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अर्ध सदाबहार वन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की गई है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा वृक्ष आपका पाया जाता है? तो वो आपका है साइडर, ठीक है, ए का 4th। फिर पर्वतीय वन की बात करते हैं। अब जब पर्वतीय वन है तो यहाँ पर थोड़ा सा कांटे वाले, मतलब जैसे थोड़ा सा इस तरीके के पर्वत, जब आप लोग कभी भी देखो, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब ऐसे ऐसे पहाड़ बनाते थे तो कुछ इस तरीके से कॉनिफोरस फॉरेस्ट बनाते थे, जहाँ के वृक्ष हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते थे। मैं तो आर्ट में ऐसे ही बनाती थी, अब आप लोगों का नहीं पता। तो शायद उस समय मुझे पता नहीं था कि इस तरीके के वृक्ष जो है उनको हम कॉनिफोरस फॉरेस्ट का पार्ट कहते हैं, कोन की तरह इस तरीके का होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बी का सेकंड, तो फर, ठीक है। डेल्टाई वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नीपा। और जब मानसून वन की बात करेंगे तो साल वृक्ष। तो यहाँ पर आपका 4, 2, 3, 1 डी जो है वो आपका सही उत्तर है। 21 प्रश्न तो हमने कई बार डिस्कस किया है, आप सभी को पता है, अब तो आप लोगों को रट भी गया होगा ये। सबसे पहले कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है। तो 3, 2, 1 किसमें दिया है? बी में दिया है, ठीक है, बी में दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें, कोंकण कोस्ट की अगर हम बात करें, कोंकण तट की अगर हम बात करें तो ये उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, दमन टू गोवा तक, ठीक है। हो सकता है पेपर में प्रश्न को डिफिकल्ट करने के लिए इस तरीके से प्रश्न आपका पूछ ले, ठीक है क्लास। तो याद रखिएगा
दमन से गोवा तक ये फैला हुआ है। ठीक है, कन्नड़ की अगर हम बात करें तो ये आपका गोवा टू मालाबार, सॉरी मैंगलोर। ठीक है, और जब हम मालाबार की बात करेंगे तो मालाबार आपका मैंगलोर से कहां तक, कन्याकुमारी टू कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेपर में अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो ये होगा। तो आप याद रखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो कोंकण जो है दमन टू गोवा, और फिर कन्नड़ की अगर हम बात करेंगे तो गोवा से मैंगलोर, और फिर मालाबार की मैंगलोर टू कन्याकुमारी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो आप सभी को पता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जब भी हम बात करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते हैं। 22वें का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। बिग बैंग थ्योरी में क्या है, एक विस्फोट होता है जिससे डिफरेंट पिंडों का ओरिजिन होता है, जो कि आगे चल के आपके वो बहुत है, इसको कभी आप इसको आराम से डिस्कस करेंगे। 23rd देखते हैं। 23rd देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में असत्य कथन को चुनने को बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट को। जोंक और तेल महानदी की सहायक नदी है। यहाँ पे क्या बोला गया, महानदी की ट्रिब्यूटरी है आपकी जोंक और तेल। ठीक है, जो कि एकदम सही है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ये भी एकदम सही है, हमने डिस्कस किया है। गोवा की मांडवी नदी सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी को देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रायद्वीप भारत के बारे में पता है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पता है, पेनिसुलर इंडिया के बारे में पता है, तो आपको पता है इधर हम जब पेनिसुलर इंडिया की बात करते हैं तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है। इतनी चीजें क्लियर है ना क्लास। और आप सभी को पता है कुछ जो नदियां हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और कुछ नदियां आपकी अरेबियन सी में गिरती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, तो ये सब कहाँ पर जाके आपकी ड्रेन होती, कहाँ पर जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जब हम यहाँ पे नर्मदा तापी की बात करते हैं तो वो कहाँ पर गिरती है, बताइए। नर्मदा, तापी, माही, आप सभी को पता है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। और इधर आपका अरेबियन सी है, इधर गल्फ ऑफ खंबात है। ये सब हमने सब डिस्कस किया है। तो चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, डी हो जाएगा, क्योंकि सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ माउंटेन दिया गया है और दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया है, कंट्री दिया गया है। तो एकांका गोवा जो है वो अर्जेंटीना में है, एकदम सही है। मैकिन्ले की बात करें अमेरिका में है, एकदम सही है। किलिमंजारो की बात करें तंजानिया में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोसिस्को की अगर हम बात करें तो ये आपका रशिया में नहीं है, ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, न्यू साउथ वेल में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कोरल रीफ से रिलेटेड। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 25 उत्तर से 25 दक्षिण। तो यहाँ पर ये बोला गया, देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा। ये ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और यहाँ पर आपको पता है ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री आपका ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पर मतलब इस रीजन में, इधर के रीजन में बोला गया है आपका जो है, जो प्रवाल भित्ति है, जो कोरल रीफ है, वो आपके पाए जाते हैं। उनका विकास मेनली इस रीजन में होता है जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड रहता है, गर्मी रहती है। इन्हें महासागरीय वर्षा वन की उपमा प्रदान की जाती है। इनको ओशियन रेन फॉरेस्ट की उपमा प्रदान की जाती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों ही आपके एकदम सही है। ठीक है, सी आपका एकदम सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम रिलीज करते हैं,
और ये कैल्शियम जो है मतलब इनकी बॉडी जो है वो आपकी कैल्शियम रिलीज करती है और एक तरीके से एक दीवार की तरह, रीफ की तरह, बैरियर की तरह बन जाता है। उसी को हम कोरल रीफ कहते हैं या फिर कोरल बैरियर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 26 प्रश्न को देखिए। यहाँ पे नगर है, उद्योग है। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले डूंडी दिया है, फिर कोपेनहेगन दिया है, वेनिस दिया है, शेफील्ड दिया है। तो एक एक देखते हुए चलते हैं। जो डूंडी है वो आपके जूट निर्माण के लिए फेमस है, सही है, ठीक है। कोपेनहेगन की बात करेंगे डेयरी उद्योग के लिए, सही है। वेनिस कांच के लिए एकदम सही है। शेफील्ड जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए नहीं, वो किसके लिए फेमस है, वो कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और शेफील्ड अगर आपसे पूछे किस कंट्री में है तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27वां प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक क्या है यहाँ पे पूछा गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के संदर्भ में बोला गया है। नेटवर्क टू मॉनिटर CFC एमिशन, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ये वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, ठीक है। ये एक NGO है जो निगरानी रखता है। तो वन्यजीव निगरानी नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ठीक है। ये एक गैर सरकारी संगठन है, ये भी याद रखिएगा। ये एक NGO है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्यजीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है जो कि एक NGO है, ट्रैफिक, ठीक है। तो 27वें का डी आपका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घड़ियाल एवं मगरमच्छ प्रजनन संरक्षित स्थल नहीं है? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोटेक्टेड साइट नहीं है, कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सतकोशिया गर्ज दिया गया है, गार्ज दिया गया है, फिर यहाँ पे भितरकर्णिका दिया गया है, फिर नंदन कानन दिया गया है और आपका रियाला दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सतकोशिया, भितरकर्णिका, सतकोशिया और नंदन कानन, ये तीनों आपके कहां पर है? ये तीनों आपके उड़ीसा में है। और इन तीनों जगह पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग होती है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। लेकिन रियाला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और ये आपका एक एलिफेंट रिजर्वॉयर है, ठीक है, एलिफेंट अभ्यारण्य है, ये चीज याद रखिएगा। ये एक एलिफेंट रिजर्व है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। किसी प्रदूषण का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उक्तकों में जमा होते जाते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? अब क्लास समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? जो पॉल्यूटेंट है जब वो एक न्यूट्रिएंट लेवल से दूसरे न्यूट्रिएंट लेवल में आपके मूव करते हैं तो उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है और टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन आप समझिए जैसे एक छोटी सी मछली है, ठीक है, और ये आपका एक पानी है, समुद्र है, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां, ठीक है। अब यहां पर इस पानी में कहीं से पॉल्यूटेंट आया, ठीक है, प्रदूषक आया, पॉल्यूटेंट आया और इन मछलियों ने इसको कंज्यूम किया। अब हम मान के चल रहे हैं एक यूनिट इन्होंने कंज्यूम किया, ठीक है, एक यूनिट। अब इसी छोटी छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली खाएगी। अब इस बड़ी मछली ने जितनी छोटी छोटी मछलियों को कंज्यूम किया, अगर इसने 3 बड़ी छोटी छोटी मछलियां खा ली तो इसमें कितने यूनिट पॉल्यूशन इसके बॉडी में गया, एक्यूमुलेट हुए? वो
3 यूनिट। देखिए मैं बस आपको यूनिट इसलिए बोल रही हूँ समझाने के लिए, मैग्नीफाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एक न्यूट्रिएंट लेवल से दूसरे न्यूट्रिएंट लेवल पे हम जा रहे हैं तो ये जो कंसंट्रेशन है, जो एक्यूमुलेशन है पॉल्यूटेंट का, वो बड़े जीवों में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा छोटे जीवों में को खाएंगे, साथ ही साथ उनकी बॉडी ज्यादा इस पॉल्यूटेंट से एक्सपोज होगी। तो समझ में आया? बस इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये 1 ग्राम या 1 यूनिट पॉल्यूटेंट कंज्यूम कर रही हैं, तो जब ये बड़ी मछली इन छोटी छोटी मछलियों को खाएंगी तो इसकी बॉडी में 3 यूनिट जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इन तीन यूनिट वाली मछली को जब एक बहुत बड़ी सी मछली खाएगी, एक व्हेल खाएगी, तो उसके में 3 इंटू 3 कितना हो गया बताइए? 9 यूनिट जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो आपका बढ़ता जा रहा है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर। ठीक है, ये चीज होती है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए देखिए, किसी प्रदूषक का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाने पर जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में, टिश्यू में उसका जो जमा जो कंसंट्रेशन होता है वह बढ़ता जाता है। और यह घटना क्या कहता है? अवधरण कहलाती है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कौन संविधान सभा का सदस्य न होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथर्थ समिति की अध्यक्षता की? किसने की? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडहॉक कमिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं भी था, लेकिन उसने तब भी जो तथर्थ समिति जो थी उसकी अध्यक्षता की थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए, जो बनाई गई थी। तो इसमें आपका सही उत्तर है वरदाचारी, ए वरदाचारी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? ठीक है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात की गई और मैंने आपको कितनी बार बताया, डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व में किसको निर्देश दिया जा रहा है? स्टेट को निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है, क्या बनने का निर्देश दिया जा रहा है? वेलफेयर स्टेट बनने का निर्देश दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 31 का जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 32वां प्रश्न को देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका किस में दिया है? ए में दिया है। याद रखिएगा क्लास, जब भी हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट में आपके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? जो भी आपके लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स हैं आपके, वो होते हैं, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं शामिल होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग नहीं करते, वो इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते हैं जो प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, जिसमें आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, इसमें आपके राज्य विधानसभा के मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं और इसमें आपके नहीं होते हैं। तो ये याद रखिएगा, बस आपको ये याद रखना है, जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करेंगे तो उसमें मनोनीत सदस्य जो हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो नहीं बैठते हैं। ठीक है, चलिए हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 33वां प्रश्न। यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, कथन को पढ़िए। कोई भी सदस्य जो हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बात करना चाहता है उससे अध्यक्ष को पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा मेंबर है जो कि हिंदी के सिवा किसी और इंडियन लैंग्वेज में बोलना चाहता है तो उसको स्पीकर को बताना पड़ेगा। ठीक है, पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, किसको? अध्यक्ष को। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में काम हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 120 में मेंशन है, जो भी काम है वो हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा और इसके सिवा अगर किसी मेंबर को कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करनी होगी तो उसे अप्रूवल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है।
देख लीजिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है। इसमें कहा गया है कि राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष या ऐसा करने वाले व्यक्ति जैसे भी मामला हो, किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है। ठीक है, चलिए 34 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस तरह का मामला सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर इनिशियल नहीं ओरिजिनल करिए, यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और आपसे बोला गया है कौन सा मामला नहीं आता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट आपके सेंटर स्टेट के बीच में है, जो भी डिस्प्यूट देखिए सेंटर स्टेट के बीच में है या फिर स्टेट स्टेट के बीच में है, वो सारे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ये चीज याद रखिएगा, डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ इंडियन फेडरेशन सच एज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट या फिर सेंटर स्टेट स्टेट। ठीक है, इन्हीं के बीच में जो डिस्प्यूट होंगे वो होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कम्स अंडर लिखा है ना, कम्स अंडर, देखिएगा यहाँ पे एक ही ऑप्शन अंतर्गत आते हैं। राइट टू बी हेयर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, इसमें नहीं, ऐसी बात नहीं। केसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर यूनियन स्टेट, ये याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। यहीं पर अगर आपको ऑप्शन दिया रहता है डिस्प्यूट बिटवीन द मोर वन और मोर स्टेट, ठीक है, तब भी वो होता। अगर दो स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। सॉरी क्लास, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक संघ राज्यों के बीच के विवाद, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एक दूसरे और एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद, ये सारे आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं। इनका वर्णन किया गया है। सी आपका सही उत्तर था। चलिए 35वां प्रश्न को अब हम देखते हैं। 35वां प्रश्न जो कि आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, एक आसान प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, मतलब कि और सब आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये बरेली में। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, जब हम इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है, बरेली में है। बरेली में इसके अतिरिक्त और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उसको देख लीजिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ पर है, ये भी बरेली में है, इज्जत नगर में। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है पेपर में। ठीक है, ये 3 स्टार का प्रश्न है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। जब हम खाद्य पार्क की बात करते हैं, वो कहाँ पर है, वो नोएडा में स्थित है। नोएडा में वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट आदि, ये सब कहाँ पर है, ये आपके नोएडा में है। अच्छा, दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, ये भी पूछा गया है, इसको भी टिक लगा लो। दलहन शोध संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो वो कानपुर में है। बोटानिकल गार्डन की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, वो लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय आम रिसर्च सेंटर की बात हम करेंगे तो वो कहाँ पर है, वो भी लखनऊ में है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट को कवर कर लूँगी। मैंने देखा आप लोग में से बहुत से बच्चों को फॉन्ट साइज में दिक्कत हो रही थी, तो इस क्लास में तो मुझे नहीं लगता किसी को फॉन्ट साइज में दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर फॉन्ट साइज को मैनेज कर लिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछिए, लेकिन मेहनत खूब करिए। ठीक है, ताकि एक बार में आपको सफलता मिल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।